हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं जो कि बेसिकली सेल डिवीजन कॉज करते हैं ना, सेल डिवीजन या सेल के लाइफ साइकिल के इवेंट होते हैं जो कि हम देखते हैं। अब सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट होते हैं? बेसिकली सेल साइकिल में हम देखते हैं सेल की ग्रोथ होती है यहाँ पे, ठीक है। सेल की ग्रोथ होते होते सेल का डीएनए भी डुप्लीकेट होता है और इसी के साथ बहुत सारी और चीजें भी सिंथेसाइज होती है। तो सेल साइकिल आर सिक्वेंशियल इवेंट व्हिच इन्वॉल्व्स सेल ग्रोथ, डीएनए डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ऑल द अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं बेसिकली। अब सेल साइकिल में बड़े इंपॉर्टेंट दो फेजेस आते हैं। तो एक फेज इसमें से इंटरफेज होता है जो कि लार्जेस्ट होता है और दूसरा होता है एम फेज जो कि हम देखते हैं डिवीजन फेज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली इंटरफेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरफेस क्या होता है? दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में जो फेज होता है उसको इंटरफेस बोलते हैं। देखो, आप यहाँ पे सेल डिवाइड कर रहा है तो एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिवीजन फेज। अब सेल क्या करेगा? सेल ग्रोथ करेगा, डीएनए की कॉपी बनाएगा और ग्रोथ करेगा और उसके बाद फिर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो? एक डिवीजन और फिर कंप्लीट होने के बाद ये दूसरा डिवीजन। तो दो डिवीजन के बीच में ये जो फेज एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है बेसिकली बुक में, फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। तो ये फेज होता है, इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में ये फेज एग्जिस्ट करता है। ये पूरे सेल साइकिल में दो ही फेज होते हैं, तो दोनों में ये सबसे बड़ा फेज होता है, ठीक है। तो इट इज द लार्जेस्ट फेज और लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, बराबर है। ये हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब इसमें सेल में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ होती है, मतलब बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ ब्रेक होता है, ठीक है। तो बहुत मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज। इसको प्रिपरेटरी फेज इसीलिए बोला जाता है बिकॉज हेयर सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो ये पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल जब बनते हैं तो डॉटर सेल आगे जाके फिर से डिवाइड होने वाला है ना। तो ये जो डॉटर सेल है ये खुद को प्रिपेयर करता है इंटरफेज में ताकि वो फिर से क्या कर पाए? डिवीजन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर इट्स नेक्स्ट सेल डिवीजन, ठीक है। तो हमने बोला इंटरफेज जो है ये फेज होता है बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इसमें। और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज बिकॉज the cell prepare itself for the next division। next हम देखते हैं G1 फेज या गैप 1 फेज। अब इसमें तीन फेजेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इंटरफेज इन्वॉल्व थ्री फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इंटरफेज में तीन फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी होने के कारण मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो G1 फेज में हम देखते हैं सबसे पहला जो इंटरफेज का सबसे फर्स्ट फेज होता है इसको बोलते हैं G1 फेज। देखो, सेल साइकिल में, सेल की पूरी एक साइकिल में दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। यहाँ पे सेल अपनी कॉपी बनाता है और यहाँ पे सेल डीएनए को रेप्लिकेट करता है। यहाँ पे जो डीएनए होता है, एक डीएनए की कॉपी से दूसरी एक और कॉपी बनती है, तो डीएनए की कॉपी बनती है इसमें, ठीक है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं, यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डीएनए की कॉपी बन रही है। इन दोनों के बीच में ये गैप है, इन दोनों के बीच में गैप फेज है छोटा, इसीलिए इसको गैप 1 फेज बोला है। तो गैप 1 फेज क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे गैप 1 फेज इट इज अ गैप फेज, इट इज अ गैप टाइम गैप फेज प्रेजेंट बिटवीन द एम फेज एंड एस फेज, ठीक है। तो डिवीजन, सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन के बीच में ये गैप प्रेजेंट है ना। तो सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज। इट इज अ गैप फेज बिटवीन द सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको गैप 1 फेज बोलते हैं। यहाँ पे सेल की मैक्सिमम ग्रोथ होती है। इन दिस फेज द सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस, मैक्सिमम सेल ग्रोथ ऑकर्स, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स आरएनए सिंथेसिस। इसके पास आरएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि भाई ग्रोथ होनी है तो बहुत सारे प्रोटीन लगने, और प्रोटीन लगने के लिए पहले क्या होता है? पहले डीएनए से आरएनए बनता है ना, ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन के कारण अब सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है। इट शोज ग्रोथ, क्या शो करता है? ये ग्रोथ शो करता है। सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स, ऐसा आपके बुक में लिखा है, सिंथेसिस होता है मेम्ब्रेन्स का। मेम्ब्रेन्स मतलब सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, है ना। तो ऐसे सारे सेल मेम्ब्रेन्स का, यानी ऐसे सारे सेल ऑर्गेनल्स का यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, उनकी कॉपी बनती है, ठीक है।
तो गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज में हम क्या देखते हैं, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ शो होती है, मैक्सिमम ग्रोथ इसी फेज में शो होती है, सिंथेसिस होता है मेम्ब्रेन का और दैट इज सेल ऑर्गेनल का, ठीक है। इसके बाद आता है एस फेज। जब सेल G1 फेज से एस फेज में एंटर करता है तो सेल क्या करता है, यहाँ पे अपनी कॉपी बनाता है डीएनए की। अब ये कॉपी बनाना क्यों जरूरी है, अगर डीएनए की 2 कॉपी हो जाएगी सेल में तो ये दोनों कॉपी इक्वली दोनों डॉटर सेल में ये भेज सकता है। एक कॉपी इस डॉटर सेल में भेजेगा और दूसरी इस डॉटर सेल में, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि सेल अपनी डीएनए की कॉपी बनाता है, वो इसीलिए बनाता है ताकि आगे जब वो डिवाइड करे तो इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों डॉटर सेल में जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम देखते हैं एस फेज, डीएनए सिंथेसिस होता है। अब क्योंकि डीएनए को सिंथेसाइज होता है इस फेज में, डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको एस फेज बोला है। एस फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस दैट इज डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो यहां पे इस फेज में हम देखते हैं डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स, दैट इज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। अब ये वाली बात ध्यान रखने वाली है, नीट में पूछा जाता है कि डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। अब आप बोलोगे कैसे, तो वो उसका एक अलग कंसेप्ट है। तो हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे अगर 2n क्रोमोसोम नंबर था सेल में यहां आने से पहले क्रोमोसोम नंबर 2n था, तो जाने के बाद यहां पे डीएनए डुप्लीकेट होने के बाद भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही होता है। क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, बस चेंज क्या होता है, डीएनए का अमाउंट, डीएनए थोड़ा बढ़ गया है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, ठीक है। डीएनए का जो अमाउंट होता है वो डबल हो चुका होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर इसको मैं आपको समझाऊं बड़े डिटेल में तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है हमको, सिस्टर क्रोमैटिड। हालांकि ऐसे दिखता नहीं है बट देखना चाहे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब उसकी कॉपी बन जाती है, जब उसमें डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है तो क्रोमोसोम तो ऐसा ही रहता है, अभी भी क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन उसमें एक कॉपी और बन गई, ठीक है। एक कॉपी और बन गई, इसका मतलब क्या है कि डबल हो गया, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम अभी भी एक ही है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे इस फेज में, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हिस्टोन क्या होता है, अब डीएनए आपको पता है एक लंबे धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इस डीएनए को पैक करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे बड़े से चक्री में मांझा लपेटते हैं हम लोग, बड़ा लंबा सा मांझा एक चक्री में लपेटते हैं, ऐसा ही हमारे बॉडी में जो हर एक सेल में डीएनए होता है वो काफी बड़ा होता है। आप सोचो एक माइक्रोस्कोपिक सेल में 2.2 मीटर डीएनए, एक 6-7 फीट 8 फीट का डीएनए एक छोटे से सेल में होता है, ठीक है। अब इतना बड़ा डीएनए एकोमोडेट करने के लिए वहां पे क्या चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल, हिस्टोन प्रोटीन। तो अब डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो उसको पैकेज करने के लिए हिस्टोन भी तो लगेंगे, है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है। दूसरा आप बोलोगे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं हिस्टोन के, ठीक है। तीसरा फेज आता है G2 फेज, ठीक है। जब अब सेल जो है उसने अपना डीएनए की भी कॉपी कर ली, अब सेल G2 फेज में एंटर करता है। G2 फेज वो फेज होता है जहां पे सेल फिर से ग्रोथ शो करता है। ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है तो ग्रोथ होते ही रहता है ऑल द टाइम। तो यहां पे भी ग्रोथ शो करता है सेल, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होता है, यहां पे न्यूक्लियस का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दूसरा मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, मतलब इसमें भी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें नई नई सिंथेसाइज होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। यहां पे भी आरएनए और प्रोटीन बनते हैं ना, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, आरएनए प्रोटीन, ठीक है। तो आरएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं, ये वो प्रोटीन होते हैं जो आगे जाके डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर बनाने वाले। तो अगर आपको पता ना हो तो ये एक सेल है मान लो, ठीक है। जब ये डिवाइड करता है तो इसमें ऐसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है। ऐसे स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए वहां पे हमको किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमको जरूरत होती है यहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर बनाने वाले, वो हम आगे के लेक्चर में पता चल ही जाएगा हमें, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन है वो G2 फेज में होता है। इसके बाद सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल होता है जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं, जो कि अलग अलग लोकेशन पे जाता है, एक इस पोल पे एक दूसरे पोल पे, अपोजिट पोल पे जाके, अलग अलग पोल पे जाके ये स्पिंडल फॉर्मेशन का, फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन सेंट्रियोल करता है एनिमल सेल में, और ये सेंट्रियोल की भी कॉपी बनाने का काम, जनरली एक सेंट्रियोल होता है तो उसकी कॉपी बनाता है G2 फेज में सेल, ठीक है। तो जब सेंट्रियोल की कॉपी बन जाती है तो एक सेंट्रियोल सेल के इस तरफ जाता है, दूसरा इस तरफ जाता है, और दोनों मिलकर स्पिंडल फाइबर बना के सेल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा इंटरफेज में, बेसिकली इंटरफेज एक बड़ा फेज है पूरे सेल साइकिल का, जिसमें हमने देखा कि इंटरफेज में हम देखते हैं 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में, 2 एम फेज के बीच में ये होता है। लॉन्गेस्ट फेज है, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसको प्रिपरेटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल को प्रिपेयर करता है फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन। इसमें 3 फेजेस आते हैं, पहला G1 फेज जिसको गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज बोलते हैं,
ये देखो दो फेजेस के बीच में यानी कि एम फेज और एस फेज, ठीक है, सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन के बीच में ये गैप है, तो इसको गैप 1 फेज बोला जाता है, जिसमें हम देखते हैं आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके अलावा ग्रोथ शो करता है ये, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन यानी सेल ऑर्गेनल का सिंथेसिस होता है। एस फेज में हम देखते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अब क्योंकि डीएनए डबल हुआ है तो उसको पैक करने के लिए हिस्टोन भी बनता है इसी में, ठीक है। G2 में अगेन यहां पे हम देखते हैं सेल ग्रोथ शो होती है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है थोड़ा सा, और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये भी यहां पे भी आरएनए और प्रोटीन बनाता है। फाइनली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन इसी फेज में होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, और सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन G2 फेज में होता है। अब एक बार सेल G2 फेज में से निकल जाता है तो सेल सीधा डिवीजन फेज में पहुंचता है, और सेल डिवीजन का ये जो फेज है जिसको हम एम फेज, जिसमें माइटोसिस या मियोसिस हो सकता है, इसमें दो बड़े इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। और कैरियोकाइनेसिस में और भी फेजेस इंक्लूड होते हैं, 4 फेजेस, जिसको आप प्रोफेज के नाम से जानते हो। प्रोफेज पहला फेज होता है, मेटाफेज आपका दूसरा फेज होता है, ठीक है, एनाफेज आपका तीसरा फेज होता है, और आपका टीलोफेज जो होता है वो 4th फेज होता है, ठीक है। तो ये आपके 4 फेजेस जो है ये कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कैरियोकाइनेसिस लिखा है, ठीक है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस में आप देखते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक सेल की 2 सेल हमको देखने मिलते हैं, और ये पूरी की पूरी एक सेल साइकिल थी। अब इसके बाद हमको डिटेल में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिस्कशन करना है कि किस तरीके से एम फेज में ये पूरा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा माइटोसिस के बाद मियोसिस में हमें डिस्कशन करना है कि मियोसिस क्या होता है, मियोसिस क्यों किया जाता है हमारे सेल में, क्या नीड है माइटोसिस की और मियोसिस की हमारे सेल्स में, ठीक है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, और बस खुश रहिए जिंदगी में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।